सभी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने अनुवादन वगैरह मेरी पिछली क्लास ली होगी। आज मैं पढ़ाऊंगा यहाँ समसूत्री विभाजन। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी का सबसे बढ़िया टॉपिक और सबसे टफ या जटिल। ठीक है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। मैं बता देता हूं, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। गुणसूत्रों की संख्या में जब विभाजन होता है तो क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या विभाजन के पश्चात समान रहती है। ठीक है, लिख देता हूं। गुणसूत्रों की संख्या विभाजन के बाद भी समान रहती है। गुणसूत्रों की संख्या विभाजन के बाद भी समान रहती है। इस प्रकार का विभाजन समसूत्री विभाजन कहलाता है। अब मैं आपको इस चीज में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। यह तो मैं बता चुका हूं कि समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि माइटोसिस को समसूत्री विभाजन क्यों कहते हैं, क्योंकि विभाजन के पहले और बाद में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। एक्सप्लेन बता देता हूं एग्जांपल से। मान लीजिए गुणसूत्रों की संख्या n है, ये n मान लीजिए। इसमें क्या हुआ, विभाजन। तो विभाजन से क्या बने, दो प्रकार के गुणसूत्र n और n। ठीक है, अब गौर करने वाली बात है, पहले गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, n, बाद में कितनी हुई, n। तो क्या गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। गुणसूत्रों की संख्या वह की वही है, एग्जैक्ट है। इसीलिए बोलते हैं कि गुणसूत्रों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है उसमें विभाजन के बाद जो संख्या होती है वो समान होती है। n है तो दोनों में विभाजन हुआ, n ही रही। ठीक है, अब बात आती है कि समसूत्री विभाजन होता कहां पर है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में, याद रखिए, कायिक कोशिकाओं में। ठीक है, अब ये बताता हूं, कायिक कोशिकाओं का मतलब होता है कि सोमेटिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब एक बात आती है कि समसूत्री विभाजन में जो संततियां होती है वो कलोन होती है। और ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए यह त्वचा की कोशिका है, इसमें विभाजन हुआ तो त्वचा की कोशिका ही तो बनेगी। हृदय की कोशिका में भी विभाजन हुआ तो हृदय की कोशिका ही बढ़ती है। इसीलिए एक बात याद रखेंगे अपन कि इसमें जो संतति होती है ना वो क्या होती है, कलोन। याद रखिए, जो संतति होती है समसूत्री विभाजन की वो होती है कलोन। कलोन का मतलब क्या होता है ये भी समझाता हूं। वही बात, गुणसूत्रों की संख्या n है, विभाजन हुआ, दो भागों में वो बट तो गई, लेकिन फिर भी तो n ही है। इसका मतलब कि गुणसूत्रों की संख्या समान है और संतति भी समान है। कहने का मतलब बताता हूं तात्पर्य कि यदि त्वचा की कोशिका में विभाजन तो त्वचा की कोशिकाएं बनेगी, हृदय की कोशिका में विभाजन तो हृदय की कोशिकाओं में विभाजन बनी। इन दोनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि समसूत्री विभाजन में जो भी संतति बनेगी या इस विभाजन से जो भी संतति बनेगी ना, उस संतति की सबसे बढ़िया विशेषता यह है कि आनुवंशिकी रूप से समान होगी। आगे लिख देंगे अपन कि यह आनुवंशिकी रूप से समान होती है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन समसूत्री विभाजन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, पॉइंट या टॉपिक कुछ भी मान लीजिए। समसूत्री विभाजन
सबसे पहली चीज चार्ट के द्वारा बता रहा हूं मैं समसूत्री विभाजन के बारे में। सबसे पहले चीज, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में देखा जाता है, चाहे से वो अगुणित हो या द्विगुणित हो। देखा, अगुणित व द्विगुणित कायक कोशिका। अगुणित को n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसे 2n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगला टॉपिक फिर आता है इसको ज्ञात करने का सूत्र। समसूत्री विभाजन में अपने को यह बताना है कि कोशिकाओं की संख्या कितनी है, तो इसके लिए एक सूत्र आता है, वो होता है 2n। ठीक है, कोशिका की संख्या ज्ञात करना, कोशिका की संख्या। ठीक है, समसूत्री विभाजन में यदि अपन कोशिकाओं की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, 2n एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। n का मतलब ही ये होता है कि समसूत्री विभाजन। ठीक है, अब बात आती है इसके आगे का प्रोसेस। एक चीज बताई थी मैंने कि यह आनुवंशिक रूप से समान होता है, पहले लिख देता हूं। आनुवंशिक रूप से समान, इसीलिए तो इसे क्लोन बोलते हैं। ये बात समझा तो हमें क्लोन का मतलब क्या होता है। एक प्रयोग देखा था भेड़ वाले पे, एक भेड़ थी, उसमें प्रजनन हुआ, वैसे ही भेड़ बनी, उसे क्लोन बोला था। क्लोन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, मान लीजिए त्वचा की कोशिका है, उसमें क्या हुआ, विभाजन हुआ, तो त्वचा की कोशिका में विभाजन हुआ तो त्वचा की कोशिका ही बनी। यह तो है नहीं कि त्वचा की कोशिका में विभाजन हो रहा है और हृदय की कोशिकाएं बन रही है। त्वचा की कोशिका में विभाजन होगा तो त्वचा की कोशिका ही बनेगी, और हृदय की कोशिका में विभाजन होगा तो हृदय की कोशिका ही बनेगी। अर्थात इसका मतलब यह है कि समसूत्री विभाजन में जो संतति बनती है वो आनुवंशिक रूप से समान होती है और क्लोन होती है। यह बात सिद्ध होती है कि समसूत्री विभाजन होता है वो आनुवंशिक रूप में समान होता है। चौथी चीज इसमें एक और आती है, विभाजन का थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा मैं। इसमें क्या होता है कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी, जैसे मैंने बताया था पहले परिभाषा में, n से n और n 2n बनी, 2n से फिर 2n और 2n बनी। कहने का मतलब एक कोशिका से दो कोशिका बन जाएगी, दो कोशिका से चार कोशिकाएं बन जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहता है, तो याद रखिए समसूत्री विभाजन में। ठीक है, ठीक है। आगे आती है कि समसूत्री विभाजन का अध्ययन किसके द्वारा करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं प्याज की मूल शीर्ष। यह भी बताऊंगा मैं क्या प्रोसेस होता, समझाऊंगा। प्याज की मूल शीर्ष, ठीक है, इससे इसका अपन अध्ययन करते हैं, इसको बोलेंगे अपन अध्ययन। ठीक है, अपन बहुत से प्रैक्टिकल लैब में देखते हैं, स्कूलों में चलता है ये चीजें, कि क्या होता है कि अपने को एक स्लाइड दे देते हैं। मान लीजिए ये स्लाइड दे दी अपने को, इस स्लाइड में अपने को यह पूछते हैं कि समसूत्री विभाजन की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये चार अवस्थाएं कौन सी जगह होती है। तो यह पहचानने के लिए जो स्लाइड दी जाती है ना, वो स्लाइड प्याज की मूल शीर्ष की बनी होती है। एक चीज बताता हूं मैं, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए, याद रखिए। यीस्ट में कोशिका होती है वो 90 मिनट में एक बार विभाजित होती है, जबकि मनुष्य में 24 घंटे में कोशिका, यानी कि 24 घंटे से एक बार कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं समसूत्री विभाजन के प्रकार या माइटोसिस। माइटोसिस पहले या समसूत्री।
इसके दो प्रकार होते हैं, दो विभाजन होते हैं समसूत्री विभाजन में, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। सबसे पहला पढ़ते हैं अपन केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो थोड़ा सा अपन कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे। कैरियोकाइनेसिस एक होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन, दो प्रकार के विभाजन होते हैं, तब जाकर यह विभाजन होता है। ठीक है, इसमें प्रोसेस बताता हूं। केंद्रक में विभाजन हुआ, ठीक है, तो क्या बने, केंद्रक बना। डायग्राम बनाता हूँ, एक्चुअली मैं डायग्राम समझाऊंगा इस चीज को। ये डायग्राम चलता है, ठीक है, सबने ऐसा डायग्राम देखा है, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दे रखा है डायग्राम, आप देख सकते हो। ये क्या है, कोशिका, ये क्या है, केंद्रक। ठीक है, ये दो प्रकार की कोशिकाएं बनी, ठीक है, बढ़ती है। केंद्र, ये केंद्रक हो गया, ये कोशिका, और आगे चल के ये दो प्रकार की क्या बन गई, कोशिकाएं बन गई। इसका प्रोसेस बताता हूँ, थ्योरी आप लिख लेना। इसमें क्या प्रोसेस होता है, एक कोशिका ये हो गई, एक कोशिका ये हो गई, ये कोशिका, ये कोशिका। अब इसको समझाता हूँ मैं क्या होता है। केंद्रक में विभाजन हुआ तो क्या हुआ, दो प्रकार के केंद्रक बने। जब कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है ना, तब जाकर दो कोशिकाएं बनती है। ये बात तो आप याद रखिए, यहाँ नोट में लिख देता हूं, मैं आराम से लिख दूंगा, याद कर लेना। ये चीज समझ में आई। केंद्रक कोशिका, केंद्रक में पहले विभाजन हो रहा है, फिर जब कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है ना, तब जाकर दो कोशिकाएं बढ़ती है। इसीलिए तो ये पूरी प्रोसेस इस डायग्राम से समझिए। ये कोशिका, ये केंद्रक। सबसे पहले तो केंद्रक में विभाजन हुआ, केंद्रक के बाद में इसके जब कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है ना, तब जाकर दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। ठीक है, क्या होता है, इसकी थ्योरी में बोल देता हूँ, लिख लेना आप। केंद्रक में विभाजन हुआ तो दो प्रकार के केंद्रक बटे, या दो केंद्रक विभाजित हुए। लेकिन जब कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है, तब दो कोशिकाएं बनती है। ठीक है, इसमें विभाजन से, इसमें विभाजन हुआ तो दो कोशिकाएं बनी। ठीक है, इसमें विभाजन हुआ तो क्या बने, दो केंद्रक। इतनी बात याद रख सकते हो कि केंद्रक में विभाजन हुआ तो दो केंद्रक बने, कोशिका द्रव्य में विभाजन हुआ तो दो कोशिकाएं बनी। ठीक है, लास्ट बार दोबारा बता देता हूं एक बार। केंद्रक में विभाजन हुआ तो दो केंद्रक बने, कोशिका द्रव्य में विभाजन हुआ तो क्या बनी, दो कोशिकाएं। इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। केंद्र द्रव्य विभाजन बोलते हैं इसको, यहाँ केंद्र द्रव्य विभाजन कर लेना यहाँ। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन सबसे पहले चीज पहले बता चुका हूं, इसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। इसके चार प्रकार होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। चारों को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम लिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर अपन इंग्लिश से समझेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर यही चलता है। अब आप पूर्वावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था ये पढ़ रही है, इससे बढ़िया है कि आप इंग्लिश में पढ़ लो, बेस्ट रहेगा। चार प्रकार होते हैं इसके। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, ये चार अवस्थाएं होती है।
एक चीज बताता हूँ चारों के बारे में। समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था प्रोफेज और सबसे छोटी अवस्था एनाफेज। ठीक है, याद रख लेना ये चीज, मार्क कर देता हूँ रेड पेन से। सर्वाधिक लंबी अवस्था, सर्वाधिक छोटी, ये चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आप सेल साइकिल में लेके जाऊंगा आपको कि सेल साइकिल का प्रोसेस क्या होता है। देखिए क्या होता है कि G1 S G2 ये तीन अवस्था तो आपने सुनी होगी। यहां समझते हैं प्रोसेस को। G1 S G2 में यहाँ PMAT से दर्शा रहा हूँ। ठीक है, समझ लेना। P को प्रोफेज से, मेटाफेज से, और A को एनाफेज और T को टेलोफेज से। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, अब इन तीन अवस्थाओं में तो क्या होता है कि जो क्रोमेटिन होती है वो रेशो के रूप में होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इन चार अवस्थाओं में आती है, ये समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं होती है, तो इन अवस्थाओं में जब ये आती है ना, तो इसमें जो क्रोमेटिन रेशा था ना, वो क्रोमेटिन रेशा गुणसूत्रों के रूप में संघनित हो जाता है, प्रोफेज में आती है। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। ये तीन अवस्थाएं होती है, इसमें तो क्या होता है कि क्रोमेटिन का जो रेशा होता है ना, वो क्या होता है, क्रोमेटिन रेशा ही होता है। लेकिन जैसे ही प्रोफेज अवस्था में आएगा तो ये क्या संघनित हो जाएगा। ये रेशा होता है वो संघनित हो जाता है, मतलब कि इसकी जटिलता बढ़ जाती है। पहले तो ये एक रेशे के रूप में था, कहने का मतलब पहले तो ये एक ही धागे के रूप में था, बाद में ये बहुत से धागों में उलझ गया। कहने का मतलब दोबारा बता देता हूँ मैं। तीन अवस्थाओं में तो क्या है कि केवल जो क्रोमेटिन थी वो रेशो के रूप में थी, लेकिन जैसे ही प्रोफेज अवस्था में आई, प्रोफेज अवस्था में आने के बाद ये संघनित हो गई। ठीक है, एक बात और लास्ट पॉइंट नोट कर लेना ये तो आप, प्रोफेज को स्पायरम क्यों बोलते हैं, इसको एक नाम से और बोलते हैं स्पायरम। ठीक है, जब क्रोमेटिन के रेशे गुणसूत्रों के रूप में संघनित होते हैं तो ये जो संघनन होता है ना, ये सर्पिल क्रम में होता है। इस कारण प्रोफेज अवस्था को स्पायरम अवस्था भी बोलते हैं। दोबारा बता देता हूं, जब भी क्रोमेटिन का रेशा गुणसूत्रों के रूप में संघनित हुआ, वो संघनन है ना, वो सर्पिल क्रम में होता है। इस कारण इसे प्रोफेज अवस्था को स्पायरम अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था, ठीक है, प्रोफेज अवस्था का दूसरा नाम बता ही चुका हूं मैं, स्पायरम अवस्था बोलते हैं इसको। ठीक है, ये चीज सबके समझ में आ चुकी है। सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखाऊंगा इसकी। पहले चीज, पॉइंट नंबर 1, क्या होता है इसमें प्रोसेस। पहले बता चुका था मैं कि क्रोमेटिन के जो रेशे हैं वो गुणसूत्रों के रूप में संघनित होते हैं। ये कौन सी प्रोसेस में होता है, प्रोफेज अवस्था में। क्रोमेटिन के जो रेशे होते हैं वो संघनित होकर एक संरचना बनाते हैं, उस संरचना को अपन प्रोफेज अवस्था में पढ़ते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन रेशे संघनित होकर गुणसूत्र का या गुणसूत्रों की संरचना या उसके आकार
गुणसूत्रों का आकार मान लीजिए, कुछ भी मान लेंगे। गुणसूत्रों का आकार लेंगे, ठीक है। पहली चीज समझने की कोशिश कीजिए, प्रोफेज का पहला प्रोसेस यही है कि प्रोफेज अवस्था में क्या होता है कि क्रोमेटिन के जो रेशे होते हैं वो संघनित होकर गुणसूत्रों का आकार ले लेंगे, और ये प्रोसेस जब भी होगी तब क्या आएगी, एक संरचना बनेगी, वो प्रोफेज अवस्था में होगी। डायग्राम में बता देता हूँ, यहाँ देख लीजिए आप। ठीक है, ये क्या हुआ, सेंट्रोमियर। ये दो क्या हुई, क्रोमेटिड। इसको अपन चाहे तो सिस्टर क्रोमेटिड भी बोलते हैं, ठीक है। क्रोमेटिड बोल दीजिए या सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, सबसे पहली चीज, दो क्रोमेटिड होती है, उनको एक संरचना जोड़ती है। मान लीजिए ये दो पेन है, ये दोनों पेन, ये दो पेन है, एक क्रोमेटिड दूसरा क्रोमेटिड, ठीक है, इसी के आकार का ये दो क्रोमेटिड मान लीजिए। ये दोनों क्रोमेटिड इस ढक्कन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो ये दोनों जो मार्कर है वो तो क्या हुई, क्रोमेटिड, और जो ये ढक्कन है बीच में जो इन दोनों को जोड़ रहा है वो क्या हुआ, सेंट्रोमियर। वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर बोल दीजिए, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक संकीर्ण। प्राथमिक संकीर्ण, ठीक है। एक चीज, अब जो ये सेंट्रोमियर था, मैंने यहाँ समझाया था आपको कि ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। इस सेंट्रोमियर के चारों ओर कोई भी एक प्रोटीन की वलय मान लीजिए, ढक्कन के चारों ओर या सेंट्रोमियर, इसके चारों ओर प्रोटीन की एक वलय होती है जिसे अपन बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, ठीक है। एक चीज, काइनेटोकोर की जो संख्या होती है ना, वो क्रोमेटिड की संख्या के समान होती है। यहां लिख देता हूं सब चीज। दूसरा टॉपिक, सेंट्रोमियर। सबसे पहले सेंट्रोमियर क्या है, क्रोमेटिड को जोड़ता है। दो क्रोमेटिड को जोड़ता है, ठीक है। काइनेटोकोर, काइनेटोकोर सेंट्रोमियर को चारों ओर से घेरे हुए प्रोटीन का आवरण, प्रोटीन का आवरण, इसे बोलते हैं अपन काइनेटोकोर, ठीक है। ये चीज समझ में आती है। दोबारा समझाते हो थोड़ा सा एक बार। क्रोमेटिन के रेशे होते हैं वो संघनित हुए और गुणसूत्रों का आकार ले लेंगे। जो संरचना बनी उस संरचना को बोलते हैं, या उस संरचना में जो दिखाई देती है उसे प्रोफेज बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें दो क्रोमेटिड्स होती है, दोनों क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े होते हैं। सेंट्रोमियर होती है वो एक प्रोटीन की वलय होती है, दिख रही है ना वलय आपको, इस वलय के द्वारा घिरी होती है।
इसे काइनेटोकोर बोलते हैं। अब एक बात याद रखिए आप कि काइनेटोकोर और सिस्टर क्रोमेटिड इन दोनों की संख्या हमेशा समान होती है। याद रखिए, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसकी जो संख्या होती है वो समान होती है, समान संख्या। ठीक है, समझ में आता है ये बात। अब पढ़ते हैं आगे का प्रोसेस तर्कतंतु के बारे में, इसमें तर्कतंतु का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब बनाते हैं एक छोटा सा डायग्राम और बनाते हैं। प्रोफेज का डायग्राम चल रहा है। तो लेते हैं मार्कर चल गया ढंग से। ठीक है, देखिए घोड़ों में कंफ्यूजिंग हो सकती है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, बस समझना है आपको। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ समझिए आप। इसको बोलते हैं अपन तारक काय। ठीक है, इसको भी अपन तारक काय बोलेंगे, तारक काय। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन झिल्ली, मान लीजिए कुछ मान लीजिए, इसको ज़्यादा दूर तरीके बोलेंगे। ये दोनों होते हैं ना, इनको सम्मिलित रूप से बोलेंगे अपन तर्कतंतु। तर्कतंतु स्पिंडल फाइबर। ठीक है, थ्योरी समझाऊंगा मैं इसकी। देखिए, एक तर्कतंतु तो इस दिशा में गति कर रहा है, एक तर्कतंतु इस दिशा में गति कर रहा है। कहने का मतलब तर्कतंतु कैसे बनेंगे, तारक काय दो विपरीत सिरों की ओर गति करता है, तब जाके तर्कतंतु का निर्माण होता है। देख लीजिए, ये इस सिरे की ओर गति कर रहा है, ये इस सिरे की ओर गति कर रहा है, तब जाके क्या बन रहा है, तर्कतंतु। दोबारा बता देता हूँ, जो तारक काय होता है वो विपरीत सिरों की ओर गति करता है और तर्कतंतु का निर्माण करता है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए आप, ये तंतु है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए लिखना। तारक काय विपरीत सिरों की ओर गति करके तर्कतंतु बनाता है। ठीक है, प्रोसेस समझ में आई। ये तारक का इस साइड, ये तारक का इस साइड और ये तारक का इस साइड, दोनों तारक का विपरीत सिरों की ओर गति कर रहे हैं, तब जाके तर्कतंतु का निर्माण हो रहा है। यही प्रोसेस यहाँ है। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, इसके एंड में प्रोसेस होती है कि केंद्रक झिल्ली या गोलजिकाएं, ये तीनों लुप्त हो जाती है। ER गोलजिकाएं और एक होती है अपनी केंद्रक झिल्ली, ये सब क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि एक तारक काय में ये लुप्त होने का मैं प्रोसेस थोड़ा सा समझाऊंगा आपको ढंग से। देखिए, इसके लुप्त होने का दो क्या चीज़ होती है, क्या प्रोसेस होती है, आपका लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहे तो रफ के तौर पर लिख सकते हैं। हालांकि आपको इतना ही पूछेगा कि अंतःपत्रजुलिका, गोल्जिका और केंद्रक झिल्ली, ये तीनों कौन सी अवस्था में लुप्त होती है, प्रोफेज अवस्था में। लेकिन आपको इसके अलावा ये बात मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि ये मतलब लुप्त कैसे होती है। मेरी बात पे गौर कीजिए, जब केंद्रक झिल्ली में विभाजन होगा या केंद्रक दैर्घ्य में विभाजन होगा तो क्या बनेंगे, केंद्रक। ठीक है, सही है। लेकिन केंद्रक कब बनेगा, जब DNA और गुणसूत्र बराबर भागों में बटेगा।
और डीएनए और गुणसूत्र बराबर भागों में कब बटेगा? जब वो संघनित होंगे। ठीक है, अब वो संघनित कब होंगे? जब ये सब क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अब ये केंद्रिक झिल्ली, ईआर, गोल्जी काय, ये तीनों अलग अलग हो गए ना एक बार। जैसे ये अलग अलग हुए ना, तो क्या है कि कोशिका दरों में खाली जगह होती है जहाँ ये कोशिका दर में भर जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि एक तारकाय में तारक केंद्र होते हैं। क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ, उत्तर आपका ले लो। तारकाय में तारक केंद्र होते हैं। तारक केंद्र है या होते हैं। कितने होते हैं? 2। ठीक है, एक थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ। क्या होता है कि एक तारकाय होता है, उसमें 2 केंद्रक होते हैं। ठीक है, एक तारकाय तो एक कोशिका के सिरे पर, दूसरा का तारकाय दूसरे सिरे पर होता है, तब जाके तरकु तंतु बनता है। ये प्रोसेस याद रखिए, डायग्राम से बता दिया है मैंने। ये तंतु है, ये तारकाय है, विपरीत सिरों की ओर जा रहा है, तरकु तंतु बन रहा है, ये लुप्त हो रही है। और एक तारकाय में तारक केंद्र की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रोफेज आपके पूरे समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्य अवस्था या मेटाफेज।